नमस्कार, फर्स्ट इंडिया की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। खबर चाहे नीति की हो या राजनीति की, शासन से जुड़ी हो या प्रशासन से, सदन से सचिवालय तक की हर वो खबर जो निकली तो सियासी या सरकारी गलियारों से है, लेकिन उस खबर का आपसे भी है सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर के सियासी और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी खबरों का विश्लेषण और शुरू करते हैं पॉलिक्रेसी डीएनए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजस्थान से चुनाव लड़ते हैं तो पूरा प्रदेश उनका स्वागत करेगा, ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और डिप्टी सीएम सचिन पायलट का भी। पीसीसी में माणिक्यलाल वर्मा की पुण्यतिथि पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद गहलोत ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये बात कही। साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने भाजपा के प्रस्तावित जेल भरो आंदोलन पर पलटवार करते हुए इसे लोकसभा चुनाव के लिए हथकंडा बताया। साथ ही गहलोत ने कहा कि सवर्ण आरक्षण का फैसला सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने किया था और ऐसे में बीजेपी के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा। वहीं ईवीएम मशीनों के हैकिंग को लेकर मचे बवाल पर गहलोत ने कहा कि एक डिबेट का विषय है और इसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। घर घर कांग्रेस के नाम से ऐप भी शुरू कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आम जनता को कांग्रेस से जोड़ा जाएगा। और इसी के तहत प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ, जिसमें पहले दिन जयपुर ग्रामीण के 300 से अधिक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को शक्ति ऐप की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल समेत कई नेता शामिल हुए। पांडे ने कहा कि देश में जिस तरह से विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसका माकूल जवाब दिया जा सके, इसके लिए कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। अगले 15 दिनों में 1 लाख कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का टारगेट रखा गया है। हर बूथ पर 5 कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया जाएगा, जो क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का काम करेंगे। और चलिए अब रुक करते हैं अगली प्रशिक्षण शिविर जो हमारे शक्ति कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये उनका प्रशिक्षण शिविर है, जहां पर कांग्रेस के मूल्यों के साथ साथ आज के जो राजनीतिक मूल्यों में जो एक गिरावट आ रही है, उसको भी लोगों के बीच में हम कैसे जागृति पैदा कर सकते हैं, ये इन शिविर का उद्देश्य है। टोटल टास्क आने वाले 1 महीने के अंदर और 1 से 15 दिन के अंदर में हम 1 लाख से ऊपर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। हम हर बूथ पे कम से कम 5 से 6 कार्यकर्ता ट्रेन करेंगे, जिनका काम होगा घर घर जाके कांग्रेस की विचारधारा को फैलाना। हाँ, हमने पूरा हर कार्यकर्ता को पूरा अपनी विचारधारा पे पूरा एक किट दे रहे हैं, जिससे कल वो अगर जो जाए तो तर्क और वितर्क तथ्यों के आधार पे कर सके, ना कि जैसे मोदी जी करते हैं कि बिना तथ्यों के। तो तथ्यों के आधार पे हम तर्क वितर्क हमारे कार्यकर्ता कर पाएंगे, सारे लोकसभा क्षेत्र में, सारे विधानसभा क्षेत्रों में, उसके नीचे सारे बूथों पर। और चलिए रुख करते हैं अहम खबर का। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के 6 कालखंड है। जी हां, 6 कालखंड है स्वतंत्रता के बाद। नेहरू काल से लेकर सोनिया मनमोहन काल तक ये 6 कालखंड है। कांग्रेस पढ़ा रही है अपने कार्यकर्ताओं को ये पाठ। तो वहीं आरएसएस व भाजपा से तुलना भी पढ़ाई जा रही है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, ताकि शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन में ये पाठ अच्छे से कार्यकर्ता पढ़ सके। 6 कालखंड है कांग्रेस की, जिस तरह से काल के जिक्र किया जा रहा है कि नेहरू गांधी से लेकर राहुल गांधी तक यहाँ पर किस तरह से 6 कालखंड है, और इस तरह सिखाने की कोशिश, समझाने की कोशिश कार्यकर्ता को की जा रही है। और यही वजह है कि इसकी पढ़ाई की जा रही है, कह सकते हैं कि उन्हें क्लास दिया जा रहा है। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस की नजर में बीजेपी व क्षेत्रीय दल मौका परस्त हो चुके हैं। जी हां, शक्ति केंद्र कार्यक्रम में विचारधाराओं की तुलना यहां पर की गई है। 7 बिंदुओं के आधार पर यह तुलना की गई है। धर्मनिरपेक्षता में क्षेत्रीय दलों को यहां मौका परस्त बताया गया है। संसदीय लोकतंत्र को भाजपा की मजबूरी बताया गया है, तो वही क्षेत्रीय दलों को ढुलमुल रवैया वाला बताया गया है, ताकि जब जहां जरूरत होती है ये जो क्षेत्रीय दल है वो उसके साथ चले जाते हैं। और इसे लेकर भी यहां पर समझाया गया है कि कार्यकर्ताओं को, हालांकि ये क्लास भी दी जा रही है, सिखाने की कोशिश की जा रही है। और हालांकि सबसे अहम बात है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही ये सब कुछ हो रहा है। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तो कांग्रेस की नजर में किस तरह से बीजेपी है और क्षेत्रीय दल है, उसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। वही
वागड़ में लोकसभा चुनावों से पूर्व की सियासत यहां पर सामने आ गई है। जी हां, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले की कई तस्वीरें देखने को मिल रही है, उसी में से एक है बीजेपी के पूर्व नेता बीटीपी में तैयारी में है। ये नेता लड़ सकते हैं बीटीपी से लोकसभा का चुनाव। इन्होंने बतौर बागी बांसवाड़ा से चुनाव यहां पर लड़ा था। हालांकि बीटीपी तय करेगी कि चुनाव किसे लड़ाया जाएगा, तो अब ये बीटीपी के हाथ में है कि वो किसे चुनाव यहां पर लड़ाने की सोच रही है या किसे चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन यहां जरूर नेता नजर आ रहे हैं जो तैयारी में है लोकसभा चुनाव को लेकर। और चलिए अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। अगली भी अहम और दिलचस्प खबर है, जनरल सीट पर दलित। जी हां, सीट जनरल है लेकिन यहां पर दलित खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के एक दलित नेता है जिन्हें लेकर ये प्रयोग संभव है, ये प्रयोग किया जा सकता है आने वाले वक्त में। मानवेंद्र सिंह के सामने दलित नेता को उतारा जा सकता है। ये एक नया एक्सपेरिमेंट होगा। दलित नेता को बाड़मेर से लोकसभा चुनाव लड़ाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है और इस बड़े नेता का ताल्लुक बीकाना से है। लगातार 2 बार से बीजेपी सांसद भी ये बन रहे हैं। चेहरा दलित है और इसे लड़ाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ये सांसद नहीं छोड़ना चाहते हैं मूल जमीन जहां के ये रहने वाले हैं, जहां पर ये लगातार जीतते आ रहे हैं, क्योंकि ये मौजूदा सांसद भी हैं, वो जमीन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये नया एक्सपेरिमेंट यहां पर किया जाएगा और मानवेंद्र सिंह के सामने इन्हें लड़ाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। चेहरा दलित है, सीट जनरल। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बेहद अहम खबर है, बीजेपी नेता अखिल शुक्ला का यहां पर दावा सामने। अखिल जयपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये अखिल शुक्ला का दावा है। जयपुर से वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और एक विस्तृत बायोडेटा उन्होंने तैयार कराया है। इसे लेकर ब्राह्मण संगठनों से समर्थन की उम्मीद भी कर रहे हैं अखिल शुक्ला के ब्राह्मण संगठन उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें साथ दे। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष भी शुक्ला रह चुके हैं और अब लोकसभा चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि ब्राह्मण जो संगठन है वो उनके साथ है, वो उनके समर्थन में आए ताकि उन्हें टिकट मिल सके और लोकसभा का चुनाव ये लड़ सके। राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यहाँ से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और अब ये लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चाहते ये हैं कि सभी संगठन, खासतौर से ब्राह्मण संगठन, इनका साथ दे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। मदन लाल सैनी का एक बयान सामने आया है जो बीजेपी की गपशप है। जी हां, चुनाव लड़ने और लड़ाने के एक्सपर्ट बैठे हैं हमारे साथ। अब जो बैठे थे चुनाव प्रबंधन की बैठक के एक्सपर्ट, उनमें थे प्रकाश जावड़ेकर जिन्होंने नहीं लड़ा कभी भी चुनाव, दूसरे थे बी सतीश जिनका चुनाव लड़ने से कोई इत्तेफाक भी नहीं है, और तीसरे चंद्रशेखर, उन्हें भी चुनाव लड़ने से कोई इत्तेफाक नहीं है, कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। और चौथे थे 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और अरुण चतुर्वेदी, ये दोनों ही हार गए इस बार बीजेपी के गढ़ में। अलबत्ता अब सैनी का ये बयान बन गया है चर्चाओं का हिस्सा, क्योंकि सैनी ने ये जो बयान दिया है उसके बाद अब चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। इसे लेकर जो बयान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देते हैं, जब मदन लाल सैनी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी तरफ से ऐसा बयान आता है तो गपशप होना भी यहाँ पर तय है और चुटकी भी कुछ लोग इस बयान को लेकर ले रहे हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बेहद अहम ये भी खबर है, मास्टर जी की गाड़ी ने रेड लाइट तोड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंत्री भंवरलाल मेघवाल की। जब वो गांधीनगर जा रहे थे, लालकोठी सब्जी मंडी चौराहे पर रेड लाइट हो गई, लेकिन ड्राइवर को लाल बत्ती होने का ध्यान ही नहीं रहा और ऐसे में बाल बाल बच गया यहाँ पर मंत्री जी, क्योंकि कोई हादसा हो सकता था। रेड लाइट हो चुकी थी लेकिन इसके बावजूद भी मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि यहाँ पर रेड लाइट भी थी। जब मंत्री जी रेड लाइट तोड़ेंगे तो ऐसे में मैसेज क्या जाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, स्वाइन फ्लू की बात कर लेते हैं। स्वाइन फ्लू की जद में अब वीआईपी भी आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री के बाद अब विधायक आलोक बेनीवाल को भी स्वाइन फ्लू हो गया है। किस तरह से फैल रहा है समझा जा सकता है कि अब वीआईपी भी इसकी जद में आते जा रहे हैं। विधायक बेनीवाल मालवीय नगर स्थित आवास पर अब इसका उपचार ले रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री को हुआ था स्वाइन फ्लू और अब विधायक जी भी इसकी चपेट में है। विधायक बेनीवाल की फिलहाल तबीयत ठीक बताई जा रही है, पहले से बेहतर बताए जा रहे हैं, लेकिन सूचना मिलते ही चिकित्सा विभाग की टीमें अब अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। मालवीय नगर स्थित आवास पर स्क्रीनिंग भी की गई है और 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी को भी स्वाइन फ्लू हो चुका था और मानसरोवर स्थित उनके आवास के आसपास भी स्क्रीनिंग की गई थी। और इसलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि ये ऐसी बीमारी है, इसकी रोकथाम जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आम आवाम ही नहीं, वीआईपी भी इसकी जद में आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें या फिर अब विधायक जी की बात कर लेते हैं। बढ़ते आगे, अहम खबर का रुख करते हैं। डीजे पर ज्ञानदेव आहूजा जमकर थिरके हैं। तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। नौगांवा में शहर विधायक संजय शर्मा ने ठुमके भी लगाए।
भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में ये जुलूस निकाला जा रहा था, क्योंकि रामगढ़ का चुनाव है, इसे लेकर ये जुलूस था। चुनाव से पहले क्या कहते हैं भाजपा नेताओं के ठुमके, ये सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर इतनी खुशी क्या आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, ये भी मायने लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ जुलूस निकाला जा रहा था तो उसमें ये भी सम्मिलित हुए, ज्ञानदेव आहूजा भी उसमें मौजूद थे। तो उधर प्रधानमंत्री के मंच पर नाचकर पहले ही पॉपुलर हो चुके ज्ञानदेव आहूजा, अगर आपको याद हो कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, मंच पर पहुंचे थे ज्ञानदेव आहूजा और उसी समय उन्हें उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, जिसके बाद मंच पर ही उन्होंने जमकर ठुमके लगाए थे, जिसके बाद भी काफी फेमस हुए थे और एक बार फिर अब देखने को मिला जब जुलूस में ठुमके लगाते नजर आए ज्ञानदेव आहूजा। बढ़ते हैं आगे। पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर आभार जताया है मुस्लिम तबके ने। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के माध्यम से यह आभार जताया गया है, पत्र लिखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और आभार जताया है। आर्थिक पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण पर धन्यवाद दिया गया है। इस पत्र के जरिए धन्यवाद प्रेषित किया गया है। भाजपा कार्यालय में खुशी है। प्रकाश जावड़ेकर, मदन लाल सैनी, वी सतीश को भी इसे लेकर पत्र सौंपा गया है। अमीन पठान के नेतृत्व में मुस्लिम कार्यकर्ता यहां पर आए थे और जिस तरह से 10% आर्थिक आधार पर ये आरक्षण दिया गया है, उसे लेकर ही धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। प्रधानमंत्री के नाम ये पत्र लिखा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन सभी ने शुक्रिया किया है, धन्यवाद अदा किया है कि ये फैसला लिया गया आर्थिक आधार पर आरक्षण का। चलिए बढ़ते आगे। पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल का फैसला गलत ठहराया गया है। बड़ा और अहम फैसला लिया था कैलाश मेघवाल ने। विधानसभा की नई गृह समिति ने इस प्रस्ताव को पास किया। 15 सदस्यीय कमेटी में बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ है। भाजपा के 2 विधायकों ने ऑन रिकॉर्ड सहमति नहीं दी। 90 आवास आवंटित कर दिए थे पूर्व स्पीकर ने। नई कमेटी ने इस फैसले का नियम व परंपरा के खिलाफ इसे बताया था और अब नए सिरे से विधायकों को आवास आवंटन होगा। हालांकि इससे लेकर सवाल भी बहुत पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल पर भी उठे थे कि आखिर आपको इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है। आप नियम के अनुसार जा सकते हैं और जब नया स्पीकर आएगा तो वो जिस तरह से प्रक्रिया होती है उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने आवंटित किया, जिसके बाद अब उसे खारिज भी किया गया है और नए सिरे से ये आवास आवंटित किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इस बार भी राजपथ पर राजस्थान की झांकी नहीं दिखेगी। पिछली बार भी नजर नहीं आया और इस बार भी झांकी नहीं दिखेगी। केंद्र ने राजस्थान का आइडिया ही ठुकराया है। लगातार तीसरे साल राजपथ पर राजस्थान की झांकी नहीं होगी। पिछले साल भी खारिज कर दिया गया था राजस्थान की झांकी का आइडिया और पिछले साल भामाशाह योजना का आइडिया भेजा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उस आइडिया को खारिज कर दिया गया और इस बार भी जो आइडिया भेजा गया था उसे भी कैंसिल किया गया। और इस तरह से कह सकते हैं कि पिछले 3 साल से लगातार प्रदेश को यह मौका नहीं मिल पा रहा है कि राजपथ पर झांकी राजस्थान की पहुंचे, क्योंकि पहुंचने के पहले ही जब सिलेक्शन होता है तो उसमें राजस्थान के इस आइडिया को कैंसिल कर दिया गया और इस बार भी इसे कैंसिल किया गया है। बढ़ते आगे। आईएएस आरती डोगरा कल सम्मानित होंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों उनका ये सम्मान होगा। जब वे अजमेर कलेक्टर थी तब उन्होंने दिव्यांगों के लिए फ्री यातायात की सुविधा दी थी। व्हील चेयर, रैम्प सुविधा वॉलंटियर्स कराए थे उपलब्ध। दिव्यांगों में वोटर जागरूकता का स्वीप कार्यक्रम हुआ था और तिरंगे झंडे के रूप में ह्यूमन फॉर्मेशन किया था। 2 इवेंट्स को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह भी मिली थी और जिसके लिए सम्मानित किया जाएगा आरती डोगरा को राष्ट्रपति के द्वारा। तो बेहद अहम बात है, गर्व की बात है प्रदेश के लिए कि आरती डोगरा सम्मानित होंगी। जिस तरह से स्वीप कार्यक्रम चलाया गया था और खासतौर से दिव्यांगों के लिए सोचा गया, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए ये कार्यक्रम चलाए गए थे। रुक करते अगले अहम खबर का। 9वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कल है। कलेक्टर के तौर पर अच्छा कार्य करने वाले यहां पर सम्मानित होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व कलेक्टर आरती डोगरा को इसका सम्मान मिलेगा, जबकि राज्य स्तर पर इंद्रजीत सिंह, गौरव गोयल, श्यामलाल गुर्जर, दिनेश कुमार जैन यहां पर सम्मानित होंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो आरती डोगरा सम्मानित होंगे, लेकिन राज्य स्तर पर भी ये 3-4 अधिकारी हैं जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम में भी वो सम्मिलित होंगे और इनके नाम यहाँ पर फाइनल किए गया है कि प्रदेश में कई ऐसे अधिकारी हैं जो इसे लेकर काम करते भी रहे हैं, लेकिन इन्हें चयनित किया गया है सम्मानित करने के लिए। बढ़ते आगे। 2019-20 में 45 आरएएस यहाँ पर रिटायर्ड हो रहे हैं। बड़ी संख्या में ऑल इंडिया सेवा अफसर यहाँ पर रिटायर होंगे। साल के अंत तक फिर से प्रशासनिक अफसरों का कुनबा घटेगा, क्योंकि एक तरफ तो फेरबदल किया जा रहा है, प्रमोशन भी दिए जा रहे हैं, ट्रांसफर भी किए जा रहे हैं, लेकिन जब सेवानिवृत्त होंगे तो फिर से ये ग्राफ नीचे गिरेगा जो आईएएस ऑफिसर्स का ग्राफ है, क्योंकि अब फिर से आईएएस ऑफिसर कम होंगे और ऐसे में कह सकते हैं कि जो संख्या राजस्थान में है, प्रदेश में है, उसमें गिरावट यहाँ पर आएगी। बढ़ते आगे। अन्य सेवाओं से आईएएस प्रमोशन से जुड़ी हुई ये खबर है। नई सरकार को इस वर्ष के लिए इसे लेकर निर्णय करना होगा। प्रमोशन कोटा यहाँ पर जारी रखें या बंद कर दे, इससे लेकर निर्णय करना होगा मौजूदा सरकार को, नई सरकार को। पिछली बार के कोटे की बात करें, 2 पद देने का भी यहाँ पर निर्णय होगा। स्टेट सिविल सेवा आरएएस को भी
2 पद दिए जा सकते हैं। आईएएस में प्रमोशन के लिए इस बार उनका 12 का कोटा होगा। सीएमओ स्तर पर यह निर्णय होगा, तो कोटा बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, इसको लेकर ही नई सरकार को निर्णय करना होगा। इस फैसले का इंतजार भी होगा कि आखिर क्या निर्णय लिया जाता है, इन कोटों में क्या बढ़ोतरी की जाती है या फिर जो है उसे वैसा ही रखा जाता है। बढ़ते आगे, क्या हुआ अन्य सेवा से आईएएस प्रमोशन का, ये अहम सवाल है, क्योंकि पिछली सरकार ने तो ये प्रक्रिया जारी रखी थी, लेकिन अघोषित रूप से इस पर रोक भी लगा रखी थी। शायद लोकसभा चुनाव पूर्व कोई लोक लुभावन निर्णय दिया जा सकता है, इसका भी इंतजार करना होगा, क्योंकि अक्सर चुनावों के पहले ये सब देखने को मिलता है। लेकिन आरएएस की भावनाओं का भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले कुछ बड़ी घोषणाएं होती हैं, उनमें शायद ये भी शामिल हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि अगर कुछ सोचा जा रहा है, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, कुछ निर्णय लिया जा सकता है, तो लोकसभा चुनाव के पहले ये सामने आ सकता है। उसके लिए इंतजार की जरूरत पड़ेगी। चलिए बढ़ते आगे, क्या राजस्थान जुडिशरी को खुशखबरी मिलेगी? नए जजों की नियुक्ति की खबर का इंतजार है। यहाँ पर आज हाईकोर्ट के गलियारे में भी ये चर्चा रही। जुडिशरी कोर्ट के नामों को लेकर चर्चा रही कि आखिर क्या इसे मंजूरी मिलेगी। 11 में से 6 से 7 नाम हो सकते हैं क्लियर, और कल सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम में इसे लेकर फैसला हो सकता है, क्लियर हो सकता है कि क्या इसमें मंजूरी मिलती है या फिर नहीं। बढ़ते आगे, हाईकोर्ट के गलियारे में आज एक और बड़ी चर्चा रही है। क्या अधिवक्ता कोटे की सूची यहां पर क्लियर होगी? यह अहम सवाल है कि अधिवक्ता कोटा जो है क्या उसे क्लियर किया जाएगा या नहीं। उस सूची को, सूत्रों के अनुसार सूची पर अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या ये क्लियर होती है या फिर नहीं। जोधपुर, जयपुर के 9 नाम यहां पर भेजे हैं हाईकोर्ट ने, लेकिन संभवतः सभी नाम यहां पर क्लियर नहीं होंगे। कुछ अधिवक्ताओं के नाम पर संशय बना हुआ है। जयपुर के 2, जोधपुर के 1 नाम पर यहाँ पर संशय बना हुआ, और इसलिए कहा जा रहा है कि जो नाम भेजे भी गए हैं वो सभी यहाँ पर क्लियर नहीं होंगे, लेकिन संशय इसीलिए बरकरार है। हालांकि कुछ 3 से 4 नाम है जिन्हें लेकर संशय है कि शायद इसे क्लियर नहीं किया जाएगा। चलिए रुक करते अगले अहम खबर का। क्या प्रदेश में टोल से वकीलों को छूट मिलेगी? ये सवाल उठ रहा है। सूत्रों के अनुसार सरकार इस पर विचार कर रही है। विधि विभाग में भी इसको लेकर फाइल चली है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर भी सरकार निर्णय ले सकती है। बीमा आवासीय कॉलोनी पर भी चर्चा शुरू है। तो एडवोकेट्स के लिए ये निर्णय है जो लेना है, और इसे लेकर फाइल भी पहुंच चुकी है। लेकिन क्या निर्णय लिए जाते हैं, इनके फेवर में जाते हैं निर्णय, या फिर कुछ और सरकार ने सोच रखा है इनकी बेहतरी के लिए, उसका इंतजार यहाँ पर सभी एडवोकेट्स जरूर कर रहे हैं, अधिवक्ता कर रहे हैं। बढ़ते आगे, एसीएस अरविंद आर्य को 11 माह का वेतन नहीं मिला है। राज्य मानव अधिकार आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग ने पीसीएस, यूडीएच का वेतन रोकने की अनुशंसा यहां पर की। अरविंद आर्य को 1 माह में वेतन राशि सहित 50,000 का हर्जाना देने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। आर्य को राशि मिलने के बाद ही यूडीएच, एसीएस का वेतन यहां पर शुरू होगा। चेयरमैन जस्टिस प्रकाश टाटिया ने इसे लेकर अहम आदेश दिए हैं। इन्हें 11 महीने से वेतन नहीं मिला था, लेकिन अब इसे लेकर जिस तरह से प्रकाश टाटिया ने आदेश दिए हैं, तो अब देखना होगा कितनी जल्दी इस आदेश का पालन यहां पर किया जाता है। बढ़ते आगे, वाणिज्य कर अधिकारी अरविंद मिश्रा का प्रमोशन हुआ है। सहायक आयुक्त से उपायुक्त पद पर प्रमोट हुए हैं ये, और इनके खिलाफ भी जांच विचाराधीन है। अब आरोप नहीं हुआ है प्रमाणित। जांच के बाद अरविंद मिश्रा को पदोन्नति के लिए योग्य माना गया था। हालांकि इनकी पदोन्नति रोकी गई थी क्योंकि जांच चल रही थी, लेकिन अब जांच के बाद इन्हें योग्य माना गया है, क्योंकि ये कहीं पर भी ऐसे आरोप यहाँ पर सिद्ध नहीं हुए। 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध प्रमोशन यहाँ पर था, जिसे रुका गया था, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है। वित्त विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। बढ़ते आगे, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा यहां पर की गई है। प्रोजेक्ट्स में पेंडिंग मुद्दों को लेकर सीएस ने समीक्षा की है। वीसी के जरिए यहां पर प्रगति की समीक्षा की गई है। प्रोजेक्ट्स जिन बाधाओं के कारण अटके हुए हैं, उन बाधाओं को दूर करके प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जो भी वजह है जिसके कारण यहां पर रुकावट है, उस रुकावट को समझना होगा, उसे अलग करना होगा, जिसके बाद ही प्रगति यहां पर हो सकती है, और इसे लेकर कोशिश भी की जा रही है। अहम सवाल है, क्या इस बार भी गणतंत्र दिवस पर रेवड़ियां बटेंगी? ये बेहद अहम सवाल है। अभी तक के पुरस्कार चयन पैटर्न से तो ऐसा ही लगता है जिस तरह से अब तक पूरा सेट पैटर्न है। डीओपी व अन्य चहेते विभागों के कर्मी को पुरस्कृत किया जाएगा, ऐसी मांग है। जीएडी कर्मियों का भी चयन यहाँ पर ज्यादा होना संभव है, और इस बार भी चहेते विभागों के चहेतों को ही पुरस्कार मिलेगा। तो क्या इन पुरस्कार को रेवड़ियों के तौर पर देखा जाए? ये बेहद एक अहम सवाल यहाँ पर उठ रहा है। और चलिए इसके साथ बुलेटिन में फिलहाल